हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक टॉपिक करके। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग जानते हैं युग्मक के बारे में कि युग्मक होता क्या है। अगर विशेष रूप से हम लोग केवल युग्मक की बात करते हैं तो जो भी जनन होते हैं, चाहे वो मेल होंगे चाहे वो फीमेल होंगे, तो ये क्या दोनों होंगे जनन। तो ये जो जनन की जो इकाइयाँ होती हैं उसी को बोलते हैं युग्मक। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन की बात है क्योंकि लैंगिक जनन में ही मेल भी पाया जाता है और फीमेल भी पाया जाता है। तो इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के रूप में अनिवार्य रूप से होता है। ये जो युग्मक होते हैं ये एक कोशिका में और कभी कभी एक केंद्रक में भी हो सकते हैं, ठीक है, या बने होते हैं इसके। अब बात करते हैं कि युग्मनज क्या होता है। तो देखिए, जो भी जनन होते हैं वो दो युग्मक को आपस में मिला करके एक कोशिका बनाते हैं। जो एक कोशिका बनते हैं उसी को बोला जाता है युग्मनज। ठीक है, याद रखिएगा कि दो युग्मक आपस में मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं और वही जो कोशिकाएं होती हैं उसे बोलते हैं युग्मनज। ये जो युग्मनज होते हैं विकसित होकर क्या करते हैं, एक नया पौधा का निर्माण कर लेते हैं। ये जो विकसित पादप होते हैं वो कई टाइप से होते हैं, दो टाइप से। अब एक तो नर युग्मक हो सकते हैं और हो सकते हैं ये मादा युग्मक। अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन से लाभ क्या क्या चीज़ें हैं। तो लैंगिक प्रजनन से सबसे पहला तो ये लाभ है कि दो भिन्न जनकों में बने होते हैं। ठीक है, पहला लैंगिक प्रजनन दो विभिन्न जनक में बनेंगे। तो ये जो जनन होंगे इसके कारण जो भी शिशु पैदा होंगी उसमें भी विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, विभिन्नताएं पाई जाएगी और पहचान भी बड़े आसानी से हो जाते हैं। यही जो जीवों के लिए होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनुकूलित होती हैं और ये भी क्या होते हैं, विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन से जो भी संतति बनेंगे वो विशेष तरीके से नए गुण वाले बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद जो भी इस प्रजनन से संतति बनेंगे उनमें तीव्र अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। तीव्र अनुकूलन का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरे जगह पर वो जा कर के अच्छे तरीके से सरवाइव कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहले जाने कि जो भी दो विभिन्न जनक में ये पार्टिसिपेट लेंगे, दो विभिन्न जनक, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जो भी शिशु पैदा होंगे उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाएगी, उनमें भी बहुत ज़्यादा अनुकूलता पाई जाएगी। जो भी संतति नए गुण वाले बनेंगे वो बहुत ज़्यादा कैटेगरी में बनेंगे और इससे जो भी प्रजनन में संतति बनेंगे वो तीव्र अनुकूलन वाले पाए जाएंगे। लैंगिक प्रजनन से कुछ हानियाँ भी हैं, उसको जान लेते हैं। तो लैंगिक प्रजनन से जो हानियाँ हैं, इस प्रजनन में कुछ जीवों को छोड़कर शेष जो भी दो जनक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। अब ये दो जनक बार बार आ रहा है, वो क्या होंगे, एक मेल होंगे और एक होंगे फीमेल। ठीक है, तो लैंगिक जनन में इन दोनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस प्रजनन में जो भी संतति बनेंगी उनमें विभिन्नताएं अधिक होती है जिससे मूल गुणों के ह्रास की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जो भी गुण रहेंगे वो गुण क्या होंगे, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं अपने सर्वाइव के लिए विभिन्न तरीके से आजमाएंगे तो उनमें जो भी गुण होंगे वो अलग हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं बीजाणुद्विबद पौड़ी के बारे में, सॉरी पीढ़ी के बारे में। ये पौड़ी है, पीढ़ी। स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन होते हैं जिसको बोलते हैं बीजाणुद्वद पीढ़ी, जो बीजाणुजनक प्रवस्थाएं होती हैं इनकी जो मुख्य प्रवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बीजाणुजनक प्रवस्थाएं की जड़ होंगे, तने होंगे, पत्तियां होंगे, पुष्प होंगे। इनके द्वारा ये क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्र जीवी प्रवस्थाएं को प्रदर्शित करते हैं। युग्मकोदिवत की जो भी पीढ़ी होती हैं ये प्रवस्थाएं केवल युग्मकों के द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें समझने योग्य बात ये है, ये साइकिल है
जिसके द्वारा हम समझेंगे कि किस तरीके से भ्रूण और भ्रूणकोश में अंतिम चरण में किसका निर्माण हो जाता है, एक बीज का निर्माण हो जाता है। उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में आपके पास रहता है बीज। जो भी बीज रहेंगे वो कैसा होंगे, डिप्लॉइड कैटेगरी के होंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के होंगे। इन दोनों के मिलने से पुष्पीय पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होंगे वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड अवस्था में रहेंगे। जो भी डिप्लॉइड अवस्था में रहेंगे उनके द्वारा किसका निर्माण होगा, फ्लावर का निर्माण होगा, पुष्प का निर्माण होगा। ठीक है, जो पुष्प होंगे वो दो तरीके से होंगे, एक तो नर जनानंग होंगे और एक मादा जनानंग। जो नर जनानंग होंगे उनको बोलते हैं एंड्रोसियम, जिसको बोलते हैं पुमंग, और जो मादा जनानंग होते हैं उनको बोलते हैं गाइनोसियम, उसी को बोलते हैं जायांग। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, जो पुमंग या कहते हैं एंड्रोसियम, पुमंग से हमेशा पुंकेसर का विकास होता है और जायांग से हमेशा स्त्री केसर का विकास होता है। जो भी पुंकेसर होंगे वो उसके द्वारा क्या बनेंगे, परागकोश पोलेंसेक बनेंगे, और जो भी स्त्री केसर होंगे जिसको कार्पल बोलते हैं उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं जो परागकोश होते हैं पोलेंसेक, पोलेंसेक से लघु बीजाणु जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, पोलेंसेक से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और जो ओव्यूल होता है बीजांड, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसको मेगा स्पोर बोला जाता है। जो लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का पार्ट है ना, वो परागकोश से बना है। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल वाले पार्ट में होते हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गेमिटोफाइट का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं नर युग्मकोदीपक। ठीक है, इसी से दो भाग में बटेंगे। चूंकि ये डिप्लॉइड अवस्था में है, 2n अवस्था में है ना, मैंने पहले बताया था। अब इससे डिप्लॉइड अवस्था से हैप्लॉइड में ये बट जाएंगे। ठीक है, हैप्लॉइड अवस्था में नर युग्मक 1, नर युग्मक 2, यानी जिसको बोलते हैं मेल गैमीट 1, मेल गैमीट 2 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये लघु बीजाणु से निर्माण हुआ था। अब गुरु बीजाणु जो जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर, उससे किसका निर्माण होता है, मादा युग्मकोदीपक। ठीक है, लघु बीजाणु से नर युग्मकोदीपक का निर्माण हुआ था, और गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हुआ था, मादा युग्मकोदीपक का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब जो मादा जो फीमेल गेमिटोफाइट है उससे किसका निर्माण हुआ, अंड, एग। अब इसमें जो एग बना वो कैसे अवस्था में है, देख लीजिए, वो अवस्थाएं हैं हैप्लॉइड अवस्था। ठीक है, और जो द्वितीयक केंद्रक बना, इसी से जो फीमेल गेमिटोफाइट है उससे बने एग, और इसी से क्या बनते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं वो डिप्लॉइड अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉइड अवस्था में जैसे ये होते हैं, अब क्या करते हैं, जो फीमेल के गेमिटोफाइट होते हैं उसमें जो एग होते हैं, एग और मेल गेमिटोफाइट, ठीक है, मेल गेमिटोफाइट 1 और एग, इनके हैप्लॉइड और इनके हैप्लॉइड मिल करके किसका निर्माण किए, वो डिप्लॉइड का निर्माण किए। तो डिप्लॉइड फिर क्या बन गया, जाइगोट का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकेंडरी न्यूक्लियस बच गए और इसके मेल गैमीट 2 बच गए। तो इसके सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट मिल करके किसका निर्माण किए, एंड्रोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण किए हैं। ठीक है, जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होगा वो कितने कौन से अवस्था में रहेंगे, तो ये ट्रिप्लॉइड अवस्था में रहेंगे। तो इसीलिए देखिए ये 2 बार निषेचित हो गया है, 2 बार फर्टाइल हो गया है। ठीक है, तो चूंकि ये 2 बार फर्टाइल हुआ, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिल करके, इसी को नाम देते हैं निषेचन। चूंकि ये तीसरा बार निषेचन हुआ, ठीक है, तीसरा बार कहने का मतलब ये है कि इसके डिप्लॉइड इसके हैप्लॉइड मिलकर सेकेंडरी निषेचन कर रहा है। ठीक है, निषेचन तो कर रहा है तीसरा, ये ट्रिप्लॉइड कर रहा है, लेकिन ये निषेचित, ये दूसरा निषेचित हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विनिषेचन। ठीक है, जो भी द्विनिषेचन हुए, अब देखिए जाइगोट से किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और जिसको एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको भ्रूणपोष केंद्र कहते हैं उससे किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूणपोष, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। जो एम्ब्रॉयो का निर्माण होगा वो डिप्लॉइड होगा, और एंडोस्पर्म का निर्माण होगा वो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड।
अब ये जो एम्ब्रायो होंगे और एंडोस्पर्म होंगे उसी के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, उसी से सीड का निर्माण हो जाता है, फिर से पुनः बीज का निर्माण हो जाता है। तो ये है इसके सर्कल। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के विभिन्न चरण। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन के कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण होते हैं लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। लघु बीजाणु नाम से ही स्पष्ट है कि इसके फलस्वरूप परागकोश कैसे होंगे, असंख्य लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार गुरु बीजाणु द्वारा जो गुरु बीजाणु धानी होते हैं उसमें जो बीजांड होते हैं ये कैसे होते हैं, एक क्रियाशील होते हैं। और क्रियाशील होने के साथ साथ जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं उसका क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं, गुरु बीजाणु का यह निर्माण करते हैं। तो लघु बीजाणु से माइक्रोस्पोर जिसको लघु बीजाणु का निर्माण होता है और गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें परागकण। चलिए जान लेते हैं कि परागकण होता क्या है। परागण, तो परागण होता है पराग कणों के परागकोश से, ठीक है। पराग कणों के परागकोश से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। आप देखिए होंगे, पुष्प देखे होंगे, ठीक है। यहाँ से मैं मेल और फीमेल को बना दे रहा हूँ। आप ये जो पार्ट देख रहे होंगे ऊपर, इसी के ऊपर कुछ डॉटेड डॉटेड संरचना, आपको बिंदी बिंदी संरचना दिखाई देता है, ठीक है, जिसको झाड़ देने पर वो क्या हो जाता है, गिर जाता है नीचे। अब ये जो झड़े हुए भाग रहते हैं जो नीचे गिर जाते हैं वही कहलाता है कि पराग कण। चूंकि कण के भांति दिखाई देता है तो ये पराग कोश से होकर के कहाँ तक चला जाता है, वर्तिकाग्र तक चला जाता है। अब यही जो पहुंचने की जो क्रियाएं होंगी कि वह क्या कहलाएंगी, परागण कहलाएगी। नर तथा मादा युग्मकोदिबद्ध का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए जान लेते हैं। नर तथा मादा युग्मकोदिबद्ध का विकास क्रमशः लघु बीजाणु द्वारा गुरु बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। इसमें अभी हम लोग देखे थे कि लघु बीजाणुधानी से किसका निर्माण, लघु बीजाणु का निर्माण, और गुरु बीजाणुधानी से किसका निर्माण, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। नर युग्मकोदिबद्ध का विकास वास्तव में कहाँ से होता है, पराग कोश से होता है, एंथर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर से ही ये स्टार्ट हो जाता है। इसका पूर्ण विकास परागण के पश्चात वर्तिकाग्र पर अंकुरण के पश्चात होता है। मादा युग्मकोदिबद्ध बीजांड के अंदर बनता है, ठीक है। मादा युग्मकोदिबद्ध कहाँ बनता है, बीजांड के अंदर बनता है। और नर युग्मकोदिबद्ध कहाँ बनता है, एंथर में बनता है, परागकोश में बनता है। जो मादा युग्मकोदिबद्ध होंगे उसमें 8 केंद्रक वो बना लेता है, ठीक है। ये 8 केंद्रक का ये बना होता है। अब बात करते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन होता क्या है, नर युग्मकोदिबद्ध जेनेटिव सेल्स द्वारा 2 नर युग्मक बनते हैं इससे, ठीक है। नर युग्मकोदिबद्ध में जेनेटिव सेल्स के द्वारा 2 नर युग्मक बनते हैं। इसी प्रकार ये बीजांड के अंदर बनने वाले मादा युग्मकोदिबद्ध में एक एग्स, ठीक है, और मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मकोदिबद्ध जेनेटिव सेल्स द्वारा 2 नर युग्मक बनते हैं और बीजांड के अंदर मादा युग्मकोदिबद्ध में एक फीमेल गैमीट बनते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं एग बनते हैं। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब नर एवं मादा युग्मक संयुग्मन होते हैं, संलयन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एम्ब्रायो का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये होता है एम्ब्रायो सेक के अंदर, जिसे अभी हम लोग दिखाए थे डिप्लॉइड अवस्था में ये किस तरीके से निर्माण करता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं निषेचन। भ्रूण का विकास देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो किस तरीके से होता है, देखिए होंगे अभी लाइफ साइकिल या सर्कल में मैं बता दिया था। जाइगोट तथा निषेचन अंड से भ्रूण का विकास होता है। जाइगोट से और एक निषेचित अंड से भ्रूण का विकास हो जाता है। अभी हमने देखा था परिपक्व भ्रूण तथा भ्रूणपोष बीज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। परिपक्व जो एंडोस्पर्म होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, भ्रूणपोष के अंदर पाए जाते हैं।
अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चीज़ें अभी हमने देखा वही चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर भी देखे थे। सबसे पहला जो सीड है, सीड से स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ जो डिप्लॉइड अवस्था में है। फिर फ्लावर आएंगे। फ्लावर दो तरीके से हो सकते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जो एंड्रोसियम है वो स्टेमिन और जो गाइनोसियम है कार्पल का निर्माण करता है। स्टामेन्स के द्वारा पोलन सेक का निर्माण होता है और कार्पल के द्वारा ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के द्वारा माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। फीमेल गैमेटोफाइट एग्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जबकि मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट सेकेंड का निर्माण करते हैं। जो एग है और मेल गैमेट है उसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट फिर एम्ब्रायो का निर्माण कर लेता है। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है मेल गैमेट सेकेंड के द्वारा एम्ब्रायो न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड होता है उसका निर्माण कर लेता है। इसके द्वारा जो एम्ब्रायो बनेंगे वो डिप्लॉइड अवस्था में बनेंगे और एंड्रोस्पर्म बनेंगे वो ट्रिप्लॉइड अवस्था में बनते हैं। अब ये जो ट्रिप्लॉइड अवस्था में बने थे इन दोनों के मिलने से किसके एम्ब्रायो और एम्ब्रायो स्पर्म के एंडोस्पर्म के मिलने से एक सीड का निर्माण कर लेता है। तो ये जो भी सारे चीज़ें हमने आगे देखा यही सारे चीज़ें के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।